The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। जब आप ब्लैक मिरर यानी कि काली स्क्रीन पर यह शो देख रहे होंगे, तब आपके पेट में अन्न की गर्माहट होगी। अन्न आपके पेट में, हमारी थाली में, हमारे घरों में पहुंचता है क्योंकि किसान उसे उगाते हैं। हम ये सब देख पाते हैं निश्चिंत होकर, क्योंकि हम जंगल राज में नहीं रहते, एक लोकतंत्र में रहते हैं जिसके लिए चुनाव का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम उतना फ्रीली घूम भी नहीं पाते क्योंकि कोविड का असर है। तो आज की तारीख में जब आप लल्लन टॉप शो देख रहे हैं, तब आपकी जिंदगी से जुड़ी 3 बड़ी खबरें, देश की जिंदगी से जुड़ी 3 बड़ी खबरें क्या होनी चाहिए? नहीं, ये वो खबरें नहीं हैं जो पूरे दिन आप स्क्रीन पर देखते हैं। ये किन्हीं लोगों को भेजे गए सम्मन की खबरें नहीं हैं। ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म के चेस की खबरें भी नहीं हैं। ये वो सनसनी भी नहीं है जो थोड़ी देर के लिए आपको चटकारे भरी बातों का खुराक तो दे सकती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं ला सकती, आपकी ज़िंदगी को सीधा प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए रहा होगा किसी को संशय, हमें यह संशय कतई नहीं रहा कि हमारे देश के अहम मुद्दे क्या हैं, न पहले न आज। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो में आज बात करेंगे बिहार चुनाव की। गणतंत्र की जो जन्मस्थली रही ज़मीन, वहां पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव और 10 नवंबर को बिहार के अगले नायक कौन होंगे, कौन बिहार के लोगों की किस्मत संवारेंगे, ये तय होगा, नतीजा आएगा। इसके अलावा इस पर बात करेंगे कि जिस अर्थव्यवस्था को कोरोना संक्रमण के चलते नुकसान पहुंच रहा है, उसे रोकने के लिए लोगों का नुकसान, पैसों का नुकसान, जिस टीके का इंतजार हो रहा है, उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। और उससे पहले बात करेंगे उनकी जिनके पैदा किए अन्न की गर्माहट से हम में बोलने, सुनने और समझने की ऊर्जा आती है। देखिए देश के किसानों के आंदोलनों की ये तस्वीर है। आज का दिन किसानों के विरोध प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरों और वीडियो से भरा पड़ा है। संसद के दोनों सदनों से पास हो चुके 3 कृषि बिलों पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने बाकी हैं, जिसके बाद ये आधिकारिक कानून बन जाएगा। लेकिन इन 3 बिलों के आगे विरोध कर रहे लोग विवादित शब्द जुड़वा रहे हैं। किसान संगठनों की तरफ से आज भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया। जगह जगह ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। इनमें से कुछ नोएडा की तरफ से दिल्ली की दहलीज तक आए। कई जगह रेलवे ट्रैक जाम किए गए। कई विपक्षी पार्टियां भी सड़कों पर उतरी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल ने ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लिया। हरसिमरत पहले ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा दे चुकी हैं। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का रेल रोको अभियान 24 सितंबर से चल रहा है, 26 सितंबर तक चलेगा। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बिस्तर और टेंट डाल रखे हैं। बिहार चुनाव की मुनादी पिट चुकी है, तो वहां पर भी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, किसानों के हित का दावा करते हुए। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर पर दिखे। उधर पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते भाजपा के कार्यालय के सामने पहुंच गए और फिर भाजपा और जाप के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। दिन भर प्रतिक्रियाएं भी आईं। तेजस्वी यादव बोले, सरकार अपने फंडदाता के जरिए अन्नदाता को कठपुतली बना रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, किसान समाज की रीढ़ है। क्रिकेटर हरभजन सिंह का भी बयान आया, कहा कि खुशहाल राष्ट्र के लिए खुशहाल किसान चाहिए। ये भी जान लीजिए कि सरकार ने क्या कहा।
आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस दौरान बीजेपी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों के पास पहुंचना चाहिए और नए कृषि सुधारों के बारे में आसान भाषा में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया था जिसके चलते वो अपनी उपज मन मुताबिक बेच भी नहीं सकते थे। नतीजा, उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही थी, कर्ज जरूर बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी आसान भाषा में किसानों से संवाद की अपील कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से पहले ही किसानों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था। राज्यसभा में जिस तरह से बिल पास हुए, उस हंगामे की खबरें हम सब ने देखी। एमएसपी, मंडियों को लेकर किसानों में जो आशंकाएं थी, उस पर सरकार ने कई बार स्पष्टीकरण भी दिए। अंग्रेजी अखबारों में भी विज्ञापन देकर किसानों को समझाया, लेकिन विरोध बढ़ता रहा। इसका एक मतलब यह है कि सरकार की तरफ से संवाद में चूक हुई। किसानों और उनके प्रतिनिधियों से एक तरह का कम्युनिकेशन गैप नजर आया। दूसरी बात यह है कि जिन कानूनों को सरकार गेम चेंजर बता रही है, यदि उनके बारे में तसल्ली से संसद के दोनों सदनों में बहस हो जाती तो कोई हर्जा नहीं था। शायद इसीलिए आज सड़कों पर किसान नजर आ रहे हैं। इसमें कई लोग अपनी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सड़क पर उतरा हर किसान सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए जमीन पर प्रदर्शन कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि यह सत्य है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। 24 घंटे पिछले, इसमें कोरोना के 86,052 मामले सामने आए। 1,141 लोगों की जान गई। कुल मामले हो गए हैं देश में 58,18,571। एक्टिव मामले हैं 9,70,116। ठीक हुए मरीजों की संख्या 47,56,165 और कुल मौतों का आंकड़ा 92,290। कोविड से जुड़ी आज एक और दुखद खबर आई। पिछले एक महीने से कोरोना से जूझ रहे मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का आज दोपहर करीब 1 बजे चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया। 74 साल के बालासुब्रमण्यम की हालत पहले से नाजुक बताई जा रही थी। 7 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। एसपी बालासुब्रमण्यम का जिक्र आते ही एक पूरी पीढ़ी का नॉस्टैल्जिया सामने आता है। वो पीढ़ी जिसने कैसेट घिस घिस कर गाने सुने। बालासुब्रमण्यम ने अपनी मिठास भरी आवाज़ से सलमान खान को सही मायनों में प्रेम बनाया। मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के गाने आप लूप में सुन सकते हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत 16 भाषाओं में गाने गाए। वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रहे। फैंस उन्हें पादुम नीला कहते थे। इसका अर्थ है गाता हुआ चांद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया और भी हस्तियों ने। हमारी तरफ से भी एसपी बालासुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि। आपकी देर नहीं है, लेकिन हमारे घरों में आप गूंजते रहेंगे, क्योंकि जब तक कोई नौजवान शाम के वक्त जोर से बेसुराही सही गाने लगेगा, आजा शाम होने आई। कोरोना की त्रासदी से भरी खबरों के बीच एक और अपडेट है। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है। फार्मासिस्ट का काम दवाइयों से जुड़ा है। किसी भी बीमारी के लिए दवाई और टीके जरूरी हैं, और कोविड-19 तो महामारी है। पूरी दुनिया की उम्मीदें वैक्सीन पर टिकी हैं। शो के दूसरे हिस्से में विस्तार से बात करेंगे। फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से। कश्मीर जोन के पुलिस के मुताबिक अनंतनाग जिले के सिरहामा में मुठभेड़ हुई और इसमें 2 आतंकवादी मारे गए। इन्हें लश्कर तैयबा से जुड़ा बताया गया है। जम्मू कश्मीर की कई मुठभेड़ों पर इधर सवाल भी उठ रहे हैं। जुलाई महीने में शोपियां में हुए एक एनकाउंटर में 3 लोग मारे गए थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई ट्वीट किए। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने वही बात कही जिसका दावा इन नौजवानों के परिवार वाले कर रहे थे, कि 3 निर्दोष लोगों को एनकाउंटर में मारा गया और फिर मिलिटेंट बता दिया गया। उमर ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर लोगों का विश्वास खत्म करते हैं, उन्हें अलग थलग करते हैं। अगली सुर्खी भी जम्मू कश्मीर से है। टीवी डिबेट का चर्चित चेहरा और वकील बाबर कादरी की 24 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाम 6 बजे श्रीनगर के हवाल इलाके में उनके घर के बाहर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई और फिर मौके से फरार हो गए। कादरी को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया, जहां मृत घोषित किया गया। आज जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 आतंकवादी क्लाइंट बनकर कानूनी सलाह के लिए बाबर कादरी के घर गए, फिर मीटिंग के दौरान सर पर 4 बार गोली मारी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी गठित की है। बाबर कादरी ने 3 दिन पहले अपनी जान को खतरे की आशंका जताई थी। 21 सितंबर को उन्होंने एक ट्वीट किया था और पुलिस से कहा था कि मैं शाह नज़ीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अपील करता हूं, जिसने मेरे खिलाफ गलत अभियान चलाया कि मैं एजेंसियों के लिए काम करता हूं। ये बयान मेरे जीवन के लिए खतरा बन सकता है। एजेंसियों के लिए काम करने का मतलब, जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी हैं
वो इस तरह के इल्ज़ाम तब लगाते हैं भारत के नागरिकों पर जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जब उन्हें ये संदेह हो या ये आरोप लगाना हो कि ये लोग पुलिस के साथ, खुफिया एजेंसियों के साथ या सेना के साथ सहयोग कर रहे हैं। पुलिस के सूत्रों का इस मामले में ये कहना है कि बाबर कादरी ने ट्वीट तो किया, लेकिन कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बाबर कादरी वकील की हैसियत से कश्मीर में मानवाधिकार के केस लड़ते थे, टीवी डिबेट में शामिल होते थे। टीवी डिबेट में जो अच्छी बुरी सब तरह की बातें होती हैं वो करते थे, स्थानीय अखबारों में लिखते थे, कहते थे मैं प्रो कश्मीर हूँ लेकिन एंटी इंडिया नहीं हूँ। आज मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ तो आप ट्विटर पर देखेंगे कि उनका एक बयान चल रहा है और उसके सहारे उनकी एक छवि बनाई जा रही है। मैंने फिर कहा, टीवी डिबेट इसका कोई सार नहीं, इसमें कोई ग्रेविटी नहीं होती और उन्हीं के आधार पर छवियाँ बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। वो अलगाववादियों को घेरते थे और मुख्य धारा के राजनेताओं को भी निशाने पर रखते थे। हालांकि कुछ विवादित टिप्पणियों के कारण कई बार उनकी आलोचना भी होती रही। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने इस वकील और टीवी पैनलिस्ट की हत्या की निंदा की है। आखिरी सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जो कई हस्तियों से समन हो रहा है, पूछताछ हो रही है, उससे जुड़ी है। आज रकुल प्रीत सिंह और दीपिका पादुकोणे की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी के मुंबई स्थित एसआईटी दफ्तर में पूछताछ की गई। इसके अलावा दीपिका पादुकोण 24 सितंबर को गोवा से मुंबई पहुंची। उनसे पूछताछ आज होनी थी, लेकिन अब कल यानी कि 26 सितंबर को होगी। एनसीबी ने सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को भी समन भेजा है। एक अपडेट रिया चक्रवर्ती से भी जुड़ा है। वो मुंबई की भायखला जेल में अभी भी बंद हैं और उनकी ज़मानत की जो अपील थी उस पर अभी तक किसी भी कोर्ट ने उनको रिहाई या रियायत नहीं दी है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और पप्पू यादव की पार्टी जाप के कार्यकर्ता लाठियों से आपस में लड़ रहे हैं। देखने में विशुद्ध मारपीट, लेकिन कहा यह भी जा सकता है कि यह चुनाव की गर्माहट है। ऐसी तस्वीरें आने लगे हैं तो समझ जाइए चुनाव नजदीक है। जी, बिहार में विधानसभा का चुनाव अब बहुत नजदीक है। कितना नजदीक, ये बात आज देश के चुनाव आयोग ने बता दी। आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 243 बिहार की विधानसभा सीटें, 3 चरणों में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। 10 नवंबर को नतीजा आएगा। थोड़ा और विस्तार से कार्यक्रम बता देते हैं। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को, नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर, वोटिंग 28 अक्टूबर। दूसरे चरण में 95 सीटों पर चुनाव, नोटिफिकेशन की तारीख 9 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर और वोटिंग 3 नवंबर को। तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव, नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को, पर्चा भरा जाएगा 20 अक्टूबर तक और आखिरी चरण की ये वोटिंग 7 नवंबर को। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और जीतने वाले के दफ्तर में दिवाली से 4 दिन पहले दिवाली बन जाएगी। 10 नवंबर को तय होगा कि बिहार में अगले 5 साल तक किसका शासन होगा। अगर उपचुनावों को छोड़ दें जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं, तो कोरोना महामारी शुरू होने के बाद पहला चुनाव बिहार में हो रहा है और हमने भारत में चुनाव का मतलब क्या देखा है। बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियां, प्रचार करते लोगों की भीड़, पोलिंग बूथ पर वोट देने आए लोगों की लंबी कतारें, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ भी नहीं। और यही चिंता चुनाव आयोग को भी थी। लेकिन चुनाव भी वक्त पर करवाने हैं, तो कोरोना की महामारी के बीच चुनाव कैसे हो सकते हैं, इसके लिए चुनाव आयोग ने इस बार कुछ खास नियम बनाए हैं। आपको एक एक कर बताते हैं। पहली बार जो होने जा रहा है, पोलिंग बूथ पर वोटर की संख्या घटाई जाएगी। एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटर वोट डाल सकेंगे। पहले 1500 वोटर्स की लिमिट थी, यानी 500 वोटर्स हर बूथ के कम कर दिए गए और इनको कवर करने के लिए ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। कोरोना को देखते हुए मतदान के समय में भी 1 घंटे का इजाफा किया गया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले शाम 5 बजे तक होती थी, लेकिन जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं वहाँ पर ये डेडलाइन लागू नहीं होगी। इसके अलावा 6 लाख पीपीई किट, 46 लाख मास्क, 6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख ग्लव्स, 47 लाख हैंड सैनिटाइजर जैसे आंकड़े भी बताए गए ताकि सुरक्षित रहें लोग। हर बूथ पर थर्मल स्कैनर होंगे। ये बुखार जांचने की मशीन होती है। वोट देने से पहले वोटर की स्कैनिंग की जाएगी। कोरोना के मरीज भी वोट दे सकेंगे, लेकिन उनको वोट डालने के लिए आखिरी में आना होगा, यानी शाम 5 से 6 बजे के बीच ही वोट डाल सकते हैं। ऐसा मोटा माटी बात बताई गई। हर पोलिंग बूथ पर साबुन और सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। पहली बार ऐसा होगा कि उम्मीदवार जो हैं, कैंडिडेट हैं, वो
ऑनलाइन पर्चा भर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी यानी सशरीर जाकर भी पर्चा भरने की सहूलियत रहेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ऑनलाइन जमा कराना होगा। नॉमिनेशन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं जाएंगी और नामांकन के वक्त भी 2 ही लोग मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग ने डिजिटल कैंपेन पर जोर दिया। बड़ी बड़ी जनसभाओं से बचना होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छोटी रैली की जगह और वक्त तय करके इजाज़त दे सकते हैं। उम्मीदवार के साथ कुल 5 लोग अधिकतम हो सकते हैं, इन उम्मीदवार को जोड़ के, जो डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। प्रचार के दौरान किसी से हाथ मिलाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना होगा। पोस्टल बैलेट के नियम में भी बदलाव है। पोस्टल बैलेट की सुविधा अब से पहले सिर्फ चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों या फोर्सेस के जवानों के लिए होती थी। इस बार 80 साल से ज़्यादा उम्र के आम लोगों के लिए भी ये सुविधा है। आयोग तो 65 साल से ऊपर भी चाहता था, पर कई राजनीतिक दलों का इस पर रिजर्वेशन था। इन नियमों के साथ बिहार के कुल 7,18,22,000 वोटरों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ये तो बात हुई चुनाव आयोग के नए नियमों की। अब जिनको चुनाव लड़ना है उनके नियम समझ लीजिए, यानी गठबंधन के समीकरण। बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और बीजेपी। पिछले कई चुनावों में 3 में से जो 2 पार्टियां एक तरफ होती हैं, सरकार उनकी बनती है। इस बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी है, रामविलास पासवान की एलजेपी एनडीए में है, नीतीश के साथ हैं या नहीं अभी तय नहीं। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस हैं। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में इस महागठबंधन के साथ थे, अभी भी वो दोनों तरफ झूल रहे हैं। इसके अलावा पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी यानी जाप है। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी है, जो अभी तक इन लोगों का गठबंधन नहीं हुआ है। प्लूरल्स पार्टी बनाकर पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पर और कुछ ज़मीन पर प्रचार कर रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, चुनाव चिन्ह नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हम बिहार की 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो पार्टियों का ये मोटा माटी समीकरण है। अब कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी अभी फाइनल तय नहीं। एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, ये बार बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे, ये बात बार बार आरजेडी कह रही है, दूसरे दल नहीं कह रहे हैं। और आरजेडी के ये जो उत्तराधिकारी हैं, ये पोस्टर्स पर भी खूब नज़र आ रहे हैं। नीतीश के पोस्टर में नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन आरजेडी के पोस्टर में लालू यादव नहीं है, तेजस्वी यादव है। लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव चारा घोटाले के बैगेज से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आखिर में बात यह आती है कि बाजी कौन मार सकता है। क्या नीतीश और बीजेपी का गठबंधन, इस पर लोग फिर से भरोसा करेंगे? बात जब जीतने की आती है तो विकास के अलावा बिहार में एक और फैक्टर अहम बताया जाता है, जाति का फैक्टर। तो जाति वाला समीकरण क्या है? बिहार के कुल वोटर्स को धन के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। 82% हिंदू, 18% अल्पसंख्यक, जिसमें लगभग 17.5% मुस्लिम। वर्ग के आधार पर विभाजन किया जाता है सवर्ण, ओबीसी और दलित में। अगली जाति के वोटर्स 22% के लगभग बताए जाते हैं। इसमें 17.5% हिंदू सवर्ण और 4.5% मुस्लिम सवर्ण। हिंदू अगली जातियों का विभाजन करें तो राजपूत 5.5%, ब्राह्मण 5.5%, भूमिहार 4%, कायस्थ 2.5%। बिहार में सबसे ज़्यादा 62% ओबीसी वोटर हैं। इसमें 13% मुस्लिम ओबीसी हैं और 49% हिंदू ओबीसी। ओबीसी में भी 34% को अति पिछड़ा माना जाता है, जिसमें 100 से ज़्यादा जातियां हैं। बाकी 28% में 12% यादव, 4.5% कुशवाहा, 6% वैश्य, 2.5% कुर्मी और बाकी और जातियां। बिहार में 16% SC/ST वोटर्स भी हैं। अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। जिन जातियों को प्रभावशाली बताया जाता रहा है, भूमिहार, राजपूत, यादव और कोरी कुर्मी। इनके अलावा जब कोर वोट की बात होती है तो नारा दिया जाता है कि लाला और ग्वाला सबसे डिवोटेड वोटर हैं। लाला यानी कुर्मी कोरी जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, और ग्वाला यानी यादव, लालू यादव के कोर वोटर माने जाते हैं राजनीतिक विद्वानों की टिप्पणियों में। इसके अलावा कायस्थ वोटरों को बीजेपी का वोटर माना जाता है। राजपूत और भूमिहार भी एनडीए गठबंधन की तरफ ही रहते हैं। ब्राह्मणों में गैर मैथिल बीजेपी के साथ और मैथिल बटे हुए, कभी कांग्रेस के साथ कभी किसी के साथ। मुस्लिम वोटर महागठबंधन का कहा जाता है कि कहीं कहीं पसमानदा मुस्लिम नीतीश की पार्टी को भी वोट देते हैं। ये जाति और धर्म का मोटा माटा हिसाब है जो आपको बिहार के हर चौक चौराहे पर समझा दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये हिसाब किताब सिर्फ अंदाजे पर आधारित है, क्योंकि देश में जाति जनगणना के आंकड़े रिलीज नहीं किए गए। इसलिए किस जाति के कितने वोटर हैं ये सिर्फ अनुमान की बात है। और ये भी अनुमान की बात है कि कौन सी जाति किसको वोट देगी। हमने पिछले कई चुनावों में लोकसभा के, विधानसभा के देखा है कि लोग जाति के नारों, जाति की गोलबंदी की धज्जियां उड़ाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। ये वो गणित है जो सब लोग जानते हैं,
लेकिन 2020 की गणित क्या ऐसी ही होगी या इससे अलग होगी? क्या सुशासन बाबू की छवि अभी बची हुई है? क्या आप बीजेपी जूनियर पार्टनर बने रहने को राजी है? क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग अपनी हस्ती बनाना चाहते हैं? आज ही उनका संदेश आया कि ये पहला चुनाव होगा जब रामविलास पासवान इस चुनाव में शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, डिजिटल माध्यमों के जरिए जुड़ेंगे। नीतीश का भविष्य क्या? जेडीयू का भविष्य क्या? बीजेपी किन चेहरों को आगे करेगी? कब सत्ता पर सीधी दावेदारी ठोकेगी? छोटे प्लेयर्स का क्या? क्या तेजस्वी यादव बिना लालू प्रसाद यादव के लोकसभा चुनाव में तो खेत रहे 0 सीट, विधानसभा चुनाव में कुछ कर पाएंगे? ये जो छोटे प्लेयर्स हैं, पप्पू यादव की पार्टी, मुकेश साहनी की पार्टी, आरएलएसपी, ये कितना डेंट, कितना असर डालेंगे? लेफ्ट पार्टियां आरजेडी से गठजोड़ की कोशिश कर रही हैं, उसका क्या नतीजा होगा? क्या बिहार शिक्षा के, पलायन के, रोजगार के, विकास के मुद्दे पर वोट करेगा या एक बार फिर से जातीय गोलबंदियां होंगी? सब पता चल जाएगा 10 नवंबर को। मार्च के महीने में 500 केस से शुरू होकर आज 6 महीने बाद भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 58 लाख को पार कर चुके हैं। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा। ये मुंबई की लोकल ट्रेन का है। भीड़ भड़क लोकल ट्रेन में बदस्तूर जारी है। लोगों को लग रहा है कोरोना वायरस को ऐसा नजरअंदाज करेंगे कि वो लेफ्ट आउट फील करके मर जाएगा, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है, कॉमिक नहीं है। सब कुछ वैक्सीन पर निर्भर है और दुनिया भर में वैक्सीन भी क्या अपने तय लक्ष्य के हिसाब से चल रही है। इसी पर शो में विस्तार से बात। पिछले कुछ दिनों से 90,000 से ज्यादा केस प्रतिदिन सामने आ रहे थे। अब ये आंकड़ा 85 से 86,000 के बीच है। ये आंकड़ा नीचे कैसे आया? सरकार ने साफ नहीं बताया। अभी भी तसल्ली दी जा रही है। सरकार के डेटा के मुताबिक बुधवार 23 सितंबर को लगातार 6वें दिन रिकवरी के मामले संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रहे। साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या भी घटी। 17 सितंबर को जहां 10.17 लाख एक्टिव मामले थे, वहीं अब ये 9 लाख के आसपास है। किसी महामारी में एक्टिव मामले सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि संक्रमण इन्हीं से फैलता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक्टिव मामलों की संख्या घटना राहत की बात है। लेकिन क्या सब कुछ इतना राहत भरा है? जवाब है नहीं। स्थिति अभी संभली नहीं है, बल्कि और बुरी हो सकती है। एक्टिव केस की संख्या 10 लाख प्रतिदिन से 9 लाख प्रतिदिन हो जाना खुश होने वाली बात नहीं है। थोड़ी राहत है तो ठीक है। एक चीज और, टेस्टिंग की संख्या में भी पहले से कमी आई है, तो ये भी एक वजह है कि मामले कम आ रहे हैं। उम्मीदें अभी भी वैक्सीन से हैं। 17 सितंबर को राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड पर चर्चा के बाद जवाब दिया था कि अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन आ सकती है। पर उन्होंने आशंका भी जताई थी कि वैक्सीन आते ही सबको उपलब्ध होने में कठिनाई होगी। उन्होंने बताया था कि 3 वैक्सीन ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरणों में 6 क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर्ड हैं और आईसीएमआर 6 साइट्स पर ट्रायल कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है भारत समेत दुनिया भर में वैक्सीन की ताज़ा स्थिति क्या है। जिन वैक्सीनों पर सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं वो किस चरण में हैं, जानते हैं। दुनिया भर में 182 वैक्सीन कैंडिडेट प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज पर हैं। इसमें से 36 क्लिनिकल ट्रायल और 9 ह्यूमन ट्रायल के चरण में हैं। भारत में कम से कम 8 वैक्सीन कैंडिडेट लाइन में हैं, जिनमें से 2 कैंडिडेट दूसरे चरण में हैं। यहाँ कैंडिडेट मतलब दवाई, ऐसे समझिए। सबसे ज़्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की चर्चा होती है, जिसे एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और भी कुछ चर्चित नाम हैं, जैसे मॉडर्ना, फाइजर, बायोनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, सैनोफी और नोवेवैक्स। रूस के मॉस्को में गमेलिया इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बना लेने का दावा किया। स्पुतनिक 5 नाम रखा। इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद इसका इस्तेमाल वहां किया जा रहा है। चीन में भी 3 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई। और भारत में किन वैक्सीन पर दाम लगा है और वो है किस स्टेज में? हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन पर काम कर रहा है। ह्यूमन ट्रायल फिलहाल पहले और दूसरे चरण में है। सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिका की फार्मा कंपनी नोवेवैक्स की वैक्सीन भी लाएगा। साउथ अफ्रीका में इस वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। अक्टूबर में तीसरा चरण प्रस्तावित है। भारत में इसका ट्रायल नवंबर से होगा, इसकी संभावना है। इन दोनों पार्टनरशिप के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खुद भी वैक्सीन बना रहा है। इसके लिए उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी स्पाई बायोटेक कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस वैक्सीन का ट्रायल ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, पहले और दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल। रूस की वैक्सीन भारत लाने की जिम्मेदारी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के पास है, लेकिन ट्रायल की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल जॉनसन एंड जॉनसन की बनाई वैक्सीन भारत लाएगी। दोनों मिलकर पहले और दूसरे चरण पर काम कर रहे हैं। तीसरा चरण अक्टूबर में शुरू होगा। भारत बायोटेक और जाइडस कैंडिला के वैक्सीन कैंडिडेट का ट्रायल भी दूसरे चरण में है। आप देखते हैं कि दुनिया की कुछ दूसरी चर्चित वैक्सीन, उनका बार बार जिक्र आ रहा है। अब ये जान लीजिए कि वो किस स्टेज में है।
सबसे पहले ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन। अमेरिका में इसका फेज 3 ट्रायल अभी रुका है। पिछले दिनों लंदन से और यूके से खबर आई थी कि एक मरीज में साइड इफेक्ट दिखे। कुछ समय के बाद ह्यूमन ट्रायल रोकना पड़ा, लेकिन भारत और इंग्लैंड में इसके ट्रायल फिर से शुरू हो गए हैं। अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन के उपलब्ध होने की संभावना है। ऑक्सफोर्ड वाली। अगला नाम है मॉडर्ना का। अमेरिका स्थित इस बायोटेक कंपनी की वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में है। कंपनी का कहना है वैक्सीन का कितना असर लोगों पर पड़ रहा है, इसका डेटा हमें दिसंबर 2020 तक मिल जाएगा। चीन और रूस की वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। चीन की एक वैक्सीन को संयुक्त अरब अमीरात में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी दी गई है। तो हमें कब तक वैक्सीन मिल सकती है, सबसे बड़ा सवाल। जिन वैक्सीन का सबसे ज्यादा इंतजार है उनमें से कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं है। बार बार ये कहा जाता रहा है कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। रूस की वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध होने की संभावना है, अगर वो भारत समेत दुनिया के लिए वैक्सीन भेजता है। अगर भेजता है, ये अगर क्यों जोड़ा? क्योंकि चीन की तरह रूस से भी सूचनाएं थोड़ा छन कर आती हैं। मीडिया का दावा है वहां कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन का पहला बैच रूस के नागरिकों में बांटा जा रहा है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है, लेकिन बरस का अंत होने में अभी 3 महीने का समय है और ज्यादातर वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल में बड़े स्तर पर सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। ऐसे में समय पर वैक्सीन मिलने के दावों पर कई सवाल बरकरार हैं। फिर से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर लौटें तो वैक्सीन मिलने के बाद उसे जनसुलभ होने में भी वक्त लगेगा। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि उम्मीद एक जिंदा शब्द है और जब तक ये उम्मीद जिंदा बनी रहे तब तक के लिए सावधानी बरतनी होगी। शो की शुरुआत किसानों के जिक्र से की थी, अंत भी आज किसानों से जुड़े एक गीत से करेंगे। किसानों को धरती की शान बताने वाला ये प्यारा गीत लिखा है प्रबुद्ध सौरभ ने। इस गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। खेतों की रंगत हो, मिट्टी की धड़कन हो। खेतों की रंगत हो, मिट्टी की धड़कन हो। तुम ही हो धरती की शान। शुक्रिया 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 शुक्रिया। दुनिया की हरियाली, लोगों की खुशहाली, तुम ही से है ये जहान। शुक्रिया 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 शुक्रिया। तू जो पसीने में, मिट्टी के सीने में, 12 महीने में प्यार बोता है। गेहूं के दानों में, सरसों के रंगों में, आमों के रस में वो प्यार होता है। तेरी छुअन से ही, तेरी लगन से ही सजते हैं खेत और खलिहान। शुक्रिया 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 शुक्रिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।